तो हमने इस फंक्शन को प्रूव कर दिया है 1 भी और ऑन टू भी। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं। तो फंक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा, एफ एक्स जो हमारा फंक्शन था वो माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो, ये उसकी डोमेन और इसकी को डोमेन जो कि रेंज के इक्वल ही आई है वो ये थी। और फंक्शन दिया हुआ है हमें ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। क्लियर, ये फंक्शन है हमारे पास और हमें कहा गया है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो इन्वर्स का मतलब आपको बताया था, जब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, वाई एक्स की टर्म में दिया हुआ है, कोशिश करेंगे हम एक्स को वाई की टर्म में लाने की। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं इसको 1/e⁻x लिख रहा हूँ और एलसीएम लेके मुझे मिलेगा यहाँ पर e⁻x इंटू e⁻2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो y इंटू e⁻x इज इक्वल टू e⁻2x प्लस 1। यहाँ पे ये देखिए मुझे e⁻2x माइनस y e⁻x प्लस 1 इस तरह से लिखने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह मिल गया है, जिसमें अगर आप e⁻x को t समझें, अगर आप e⁻x को t समझें तो ये कुछ ऐसा है, टी स्क्वायर माइनस टी वाई या वाई टी एक ही बात है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, t यानी कि e⁻x, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस वाई दैट इज प्लस वाई, उसके बाद प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज़ वाई स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए हमें e⁻x की जो वैल्यू है वो मिली है y प्लस माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2। क्लियर, यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर हम x को लिखना चाहें उधर ले जाके तो ये log ऑफ y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2 प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब हमें पता है अगर फंक्शन का इन्वर्स होगा तो एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकते। तो अगर मैं अभी यहाँ पे इसको सीधा कि इसको g ऑफ y यानी f इनवर्स y लिख दूँ तो ये दो वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे यार इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन सी छोड़नी है? उसको डिसाइड करने के लिए देखिए ये हमें हेल्प करेगा, हमारा जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में जो डोमेन और कोडोमेन दे रखी है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है और ये e⁻x की वैल्यू है। देखिए अगर x हमारा 0 से छोटा है, 0 से माइनस इनफाइनाइट है, तो हमें पता है e⁻x की वैल्यू यहाँ पर e⁻0 लगाओगे 1 से e⁻माइनस इनफाइनाइट, मतलब 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे पास e⁻x की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है वो वैल्यू हमारे कहाँ पे लाई करनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास e⁻x की दो वैल्यूज जो मिल रही हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू 1 से बड़ी है और कौन सी वैल्यू 1 से छोटी है, ये कैसे डिसाइड होगा? y ये x की वैल्यूज थी और ये है y की वैल्यू, और हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि y जो हमारा है वो 2 से इनफाइनाइट है। क्लियर, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 थी और y की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट। तो यहाँ से थोड़ा सा सोचिए, जब आप y की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट ले रहे हैं तो यहाँ पर ये कम से कम तो 2 होगा। अगर इसमें प्लस करूँगा यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस लेने पर, और फिर उसके बाद ये जो ना नीचे 2 भी करूँगा, तो जो प्लस लेने पर वैल्यू आएगी वो वैल्यू बड़ी आएगी 1 से। देखिए यहाँ पर 2 था मिनिमम y की वैल्यू, 2 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 2 से तो कुछ बड़ी ही आएगी। अगर 2 से बड़ी वैल्यू को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, यानी पॉजिटिव वाली जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। और नेगेटिव वाली वैल्यू में देखिए 2 में से कुछ माइनस करूंगा अगर मैं, तो ये ऊपर वाली वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 2 से कम होगी तो फिर 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू 1 से कम आ रही है। तो देखिए यहाँ जो दो साइन है प्लस और माइनस का, उसमें से ये पता चल रहा है कि जो प्लस वाला साइन है उसको लेने पर जो वैल्यू आएगी e⁻x की वो 1 से बड़ी, और माइनस का साइन लेने पर जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी। और हमें पता है e⁻x 1 से छोटा ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारी जो गिवन डोमेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर
प्लस वाली वैल्यू नहीं ले सकते, माइनस वाली वैल्यू ही ले सकते हैं। तो यहाँ से माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2। ये जो x की वैल्यू y के टर्म में आ रही है यही हमारा f इनवर्स y या g ऑफ y लिखना चाहे इसे, ये है। और हमें अगर इनवर्स को वापस सही तरीके से लिखना है तो इसका स्टेप नंबर 2 था क्या, x और y को इंटरचेंज कर दो। तो हमारा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x जो है ये हमें मिलेगा लॉग ऑफ y माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। तो देखिए ये हमारा इन्वर्स हमें मिल रहा है। तो ये तरीका है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करने का। थोड़ा रिव्यू करना चाहे देख सकते हैं दोबारा इसको। हमें सबसे पहले क्या किया, इसका चेक किया ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, यानी उसके लिए डेरिवेटिव से करके पता चला ये फंक्शन जो था उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1 1 भी होगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने का ये भी फायदा होता है कि 1 1 भी पता चल जाता है और डोमेन से रेंज भी मिल जाती है। अगर डोमेन ए टू बी है तो रेंज एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए होगी। तो इससे हमें ये पता चला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 0 से और एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगी। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2, एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट हमने पता किया, माइनस इनफाइनाइट रखने पर ये इनफाइनाइट के पास जा रहा था, तो इससे हमें रेंज मिली। और रेंज और कोडोमेन दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू। 1 1 ऑन टू दोनों थे। तो हमने एफ एक्स में वाई एक्स की टर्म में दिया हुआ था और कोशिश की एक्स को वाई के टर्म में फाइंड आउट करने की, जिससे 2 वैल्यूज़ मिली हमें। फिर हमने डोमेन को ध्यान से देखने पर यह डिसाइड किया कि हमने कौन सी वैल्यू रखनी है और कौन सी छोड़नी है, क्योंकि इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। क्लियर? तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इससे एक और एग्जांपल ले रहे हैं इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर देखिए इसमें फंक्शन की हमें डोमेन दे रखी है -π/3 to 6 और कोड डोमेन लिखा हुआ है b, फंक्शन भी दे रखा है। और हमें क्या कहा इसमें, सबसे पहले तो हमें कहा देन फाइंड b फॉर विच एफ एक्स इज इन्वर्टेबल। फंक्शन इन्वर्टेबल है उसके लिए b की वैल्यू पता करनी है। अगर इन्वर्टेबल है तो b क्या होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर एफ एक्स ए टू बी डिफाइन होता है तो ये b फंक्शन जो यहाँ लिखा होता है ये फंक्शन की कोडोमेन होती है। और फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो इन्वर्टेबल तभी होगा जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होंगे। तो इसका मतलब ये जो b सेट है ये फंक्शन की रेंज के इक्वल होना चाहिए, तभी फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू। b का जो काम होता है वो ऑन टू में होता है, b अगर रेंज के इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। उसके बाद ये भी देखेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो b कुछ भी लेते रहो, चाहे फंक्शन ऑन टू बने या ना बने, वो इन्वर्टेबल तो हो ही नहीं सकता। 1 1 होने के बाद हम देखेंगे कि b जो है वो अगर रेंज के इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू बन सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब हम पहले देखना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। इस इंटरवल में 1 1 है तो उसके बाद देखेंगे उसकी रेंज क्या है, और जो भी रेंज होगी वो हम यहाँ b की जगह लिख देंगे, जिससे कोडोमेन और रेंज बराबर होने से फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, तो फंक्शन इन्वर्टेबल मिल जाएगा। और अगर इन्वर्टेबल होगा तो हमें इन्वर्स जो ढूंढना है उसके बारे में बात करेंगे कैसे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फंक्शन को पहले देखते हैं कि 1 1 है या नहीं। तो एफ एक्स है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √3 sin 2x। क्लियर? अब चलिए इसको चेक करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। तो इसके लिए हम सीधा डेरिवेटिव भी कर सकते हैं यहीं पर, ठीक है। तो डेरिवेटिव सीधा करके भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। सॉरी, अगर मैं इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ, डेरिवेटिव तो अभी भी हो जाएगा और वो मैं अभी भी पता कर सकता हूँ कि वो इन एफ डैश एक्स आएगा वो कैसा होगा, मगर सिंप्लीफाई करने की सोचना पहले ये क्या इसका लॉजिक है। देखिए, अगर हमारा फंक्शन बाय चांस 1 1 ऑन टू हो जाता है
तो हमें करना क्या होगा उसके बाद हमें करना होगा x को y की टर्म में फाइंड आउट। तो यहाँ x दो जगह बिखरा हुआ पड़ा है, उसको y की टर्म में सीधा ले जाना मुश्किल होगा। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ इसमें x को एक जगह समेट दूँ, जिससे डेरिवेटिव करने में भी आसानी होगी हमें, और बाद में जब हम इन्वर्स ढूंढेंगे तो x की वैल्यू y को y की टर्म में लाना भी हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके लिए देखिए सिंप्लीफाई में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस cos 2x प्लस √3 sin 2x। ठीक है, ऐसा लिखने से हमें थोड़ा रेंज भी ढूंढने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारा cos 2x है और यहाँ sin 2x है, इनको मैं एक साथ इकट्ठा करने के लिए क्या कर रहा हूँ, 2 से तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। उससे देखिए फ़ायदा क्या होने वाला है, cos 2x प्लस √3/2 sin 2x। अब देखिए इससे कुछ फ़ायदा हुआ, ये कुछ फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है हमारा fx कंप्लीट। कौन सा फार्मूला बन सकता है, देखिए यहाँ पर जो हमारा 1/2 है, इसे मैं अगर sin π/6 लिख दूँ और cos 2x एज इट इज़, प्लस इस √3/2 को cos π/6 लिख दे और sin 2x एज इट इज़। तो देखिए ये क्या बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो ये 1 प्लस 2 साइन ऑफ 2x प्लस π/6 या π/6 प्लस 2x, जैसे भी लिख लो एक ही बात है। यहाँ पर हमने इसको साइन के फार्मूले में कन्वर्ट किया है, आप चाहते तो इसको कॉस में भी कन्वर्ट सॉरी, इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे। कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बस इतना करते, इस 1/2 को लिख लेते cos π/3 और इससे sin π/3। तो साइन ऑफ sin a प्लस बी की जगह cos a माइनस बी का फार्मूला बन जाता। चलिए हमने साइन में कन्वर्ट कर लिए, कोई बात नहीं। तो हमारा जो fx है वो हमें मिला है 1 प्लस 2 साइन 2x प्लस π/6। क्लियर। हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, देखें ज़रा, -π/3 से π/6, इस इंटरवल में ये लाई कर रहा है। तो इसका जो एंगल है इसको भी ज़रा देख लें कि ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो पहले 2x को पता करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2π/3 और यहाँ पे π/3 आ जाएगा। π/6 ऐड कर दें इसमें, तो 2x प्लस π/6 की जो वैल्यू है, इसमें π/6 ऐड करने पर -π/2 और इसमें +π/2 मिल जाएगा। तो ये जो एंगल है साइन का 2x प्लस π/6, ये पता चल रहा है कहाँ पे लाई करेगा, -π/2 से +π/2 में। तो अगर यहाँ पे मैं f' देखूँ, अभी रेंज भी हम इससे हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे और 1 ऑन टू भी, दोनों काम देखिए 1 मिनट में हो जाएंगे। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cos ऑफ 2x प्लस π/6, ये इसका हमने डेरिवेटिव कर लिया। तो ये एज इट इज था, साइन 2x का होगा cos 2x प्लस π/6, फिर इसका 2x का 2 आ जाएगा, इसलिए 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ज़रा इस एंगल को देखिए 2x प्लस π/6 को, ये जो एंगल है हमारा 2x प्लस π/6, इसे आप थीटा समझो, तो थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 में जा रही है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें पता है कॉस की वैल्यू आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो रूल है उसके हिसाब से इन दोनों क्वाड्रेंट में देखो 0 से π/2 ये होगा और ये -π/2 से 0 होगा। तो -π/2 से π/2 का मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस है वो हमें पता है पॉजिटिव होता है, यानी f' जो आ रहा है वो हमारा 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, मगर इक्वल टू 0 भी सिर्फ दो अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहा है, π/2 पे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 0 बनता है, बाकी जगह तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो f' अगर हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि fx कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम fx को बोल सकते हैं 1 1। क्लियर। तो देखिए
हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इसलिए 1 1 हो गया, एक काम तो कंप्लीट हुआ। अब देखिए 1 1 होने में b का कोई काम नहीं था। b की वैल्यू कुछ भी होती रहे, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा, अगर ये मैनी 1 होता तो मैनी 1 ही रहता। अगर यहाँ पे ये फंक्शन मैनी 1 आ जाता तो हम अपना काम यहीं पे रोक देते, क्योंकि अगर ये फंक्शन मैनी 1 होता तो यहाँ पर b सेट की वैल्यू में जो मर्जी लेना चाहूँ ले सकता हूँ, फंक्शन कभी भी इन्वर्टेबल तो नहीं होने वाला। अब क्योंकि ये 1 1 हो चुका है, अब इसका इन्वर्टेबल होना अब डिपेंड करेगा b के ऊपर। अब अगर यहाँ पर b हमारा रेंज के इक्वल हुआ तो हम कह देंगे कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। अगर b रेंज से कम हुआ, सॉरी कम तो नहीं हो सकता, b कोडोमेन है, ज़्यादा ही हो सकता है। अगर b रेंज से बड़ा हुआ तो इस केस में फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो चलिए रेंज ढूंढते हैं। रेंज ढूंढने के लिए देखिए फिर वापस यहीं पे मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सीधी सी बात है, डोमेन से मैं रेंज सीधा निकाल सकता हूँ। अगर -π/3 से π/6 के बीच में x की वैल्यू लाई करती है, तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ -π/3 से f ऑफ +π/6 के बीच में लाई करनी चाहिए, सीधी सी बात है। और ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो हमारे गिवन फंक्शन में से, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसमें से भी ढूंढ सकते हो, कोई झंझट नहीं है। आपको जहाँ से ठीक लगे आप ढूंढ सकते हो। अगर मैं इस वाली वैल्यू से अगर इसे ढूंढूं तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा -π/3 रखने पर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी साइन ऑफ -π/2 आएगा, जिसकी वैल्यू -1, तो यहाँ पे सॉल्व करके ये -1 मिल जाएगा, -2 + 1। इसी तरह से f(x) की वैल्यू मैक्सिमम हमें यहाँ π/6 रखने पर मिलेगी, जो मिलेगी 1 × 2 विच इज़ 2 और +1 करके 3। क्लियर। तो ये जो f(x) है इसकी वैल्यू लाई कर रही है -1 से 3, तो ये इसकी रेंज है। तो रेंज f(x) की आ रही है -1 to 3। क्लियर। अगर ये f(x) की रेंज हमें मिल रही है तो सीधी सी बात है यही b के इक्वल होगी, तभी फंक्शन हमारा ऑन टू बनेगा। तो देखिए हमें b सेट पता चल गया, -3 से 1 होने पर, सॉरी -1 से 3 होने पर फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। तो लीजिए हमारा ये कंफर्म तो हो गया कि अगर फंक्शन 1 1 तो हमेशा है ही इस डोमेन में, और अगर ये b की वैल्यू इस तरह से -1 से 3 ले ली जाए तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। अब रह गया काम हमारा इन्वर्स ढूंढने का। तो इन्वर्स ढूंढने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, y x की टर्म में दिया हुआ है, x को y की टर्म में लाना होगा। तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे पास f(x) जो था वो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, और सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आ रही थी 1 + 2 साइन ऑफ 2x + π/6। क्लियर। ये था y हमारा। अब मुझे x को फाइंड आउट करना है, तो पहले देखिए 1 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो y - 1 = 2 साइन ऑफ 2x + π/6। फिर इस 2 को नीचे लाके डिवाइड कर रहे हैं, तो y - 1/2 = साइन ऑफ 2x + π/6। अब इस साइन को इधर ले जाके मैं लिखना चाहूँ साइन इनवर्स तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें जो एंगल है 2x + π/6 ये दिया हुआ है -π/2 से +π/2। तो हम इसको इस इंटरवल में यहाँ पे लाके लिख सकते हैं। तो लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स y - 1/2। तो देखिए π/6 उठा के उधर ले जाऊँ, फिर 2 से लाके डिवाइड कर दो, तो -π/12 + 1/2 साइन इनवर्स y - 1/2। ये हमें y की वैल्यू मिल रही है x की टर्म में, तो ये हो गया हमारा f इनवर्स y। अब f इनवर्स y मिल गया, तो हमें एक काम और करना है, क्या, x और y को इंटरचेंज करना है। अगर x और y को इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, y = f इनवर्स x = इसे आगे लिख देते हैं, इसे पीछे 1/2 साइन इनवर्स y - 1/2 -π/12। तो देखिए ये आ गया हमारा f इनवर्स। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ही।
वो थोड़ा डिफरेंट है फंक्शन, और इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स वो है हमारा एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि फाइंड इट्स इनवर्स इफ एग्जिस्ट, फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अब इस फंक्शन में देखिए 1 1 ऑन 2 मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। हमने इस फंक्शन के बारे में पहले ही बात की हुई है। ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है। जब हम 1 1 फंक्शन कर रहे थे और जब रेंज ढूंढ रहे थे उस वक्त मैंने इसका ही एग्जांपल लिया था, आप चेक कर सकते हैं। इसका जो डेरिवेटिव था वो 1 प्लस कॉस एक्स था, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा। तो इससे हम ये कह रहे थे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए 1 1 भी हो जाएगा। और दूसरी बात, इसकी हमने रेंज फाइंड आउट की थी, चेक कर सकते हैं आप वहाँ पे जाके उस लेक्चर में। जब हमने इसको ऑन टू इसकी रेंज वाले क्वेश्चन में हमने इसको किया था तो इसकी रेंज आई थी आर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो फंक्शन की रेंज आर है। जो हमने कोडोमेन देखिए इसमें नहीं दे रखी है, तो हम कोडोमेन क्या मान के चलते हैं, आर। अगर किसी फंक्शन में कोडोमेन ना दे रखी तो आपको रूल बताया था कि वो आर होती है। तो ये जो कोडोमेन थी वो रेंज के इक्वल है, दोनों के दोनों आर है। इसका मतलब हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल है। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल तो है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस साइन एक्स। मगर मुद्दा ये है, इसमें अगर हम ढूंढना चाहें एक्स को वाई के टर्म में, अगर हम एक्स को वाई के टर्म में ढूंढना चाहें तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आप ट्राई करके देखें किसी तरह से। अगर ये एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स प्लस साइन एक्स और हम एक्स को वाई के टर्म में ढूंढना चाहें, अगर मिल जाए तो मुझे भी बताना भाई, थोड़ा मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। तो ये नहीं मिल पाएगा इजीली, ठीक है। इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा ये एक्स को वाई के टर्म में। अब ये तो पता है ये इन्वर्टेबल है, मगर अगर एक्स वाई के टर्म में नहीं मिल पाएगा तो इसका मतलब हमें इसकी इक्वेशन नहीं मिल पाएगी। कई बार ऐसा भी होगा कि इस तरह से फंक्शन की अगर हमें इन्वर्स की इक्वेशन नहीं मिले तो कम से कम उसके ग्राफ हमें मिल जाए, हम ग्राफ से भी काम चला लेते हैं। कई एग्जांपल ऐसे होते हैं जो ग्राफ बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा, एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ तो है, ये तो एफ एक्स है। अगर मैं उस ग्राफ से एफ इनवर्स एक्स ढूंढना चाहूँ तो देखिए थोड़ा सा हम इनवर्स को ढूंढने के लिए ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे हो पाएगा, देखिए x प्लस साइन एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएं तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर पाई 2 पाई 3 पाई ये कुछ पॉइंट्स हमने इसके ऊपर लेने हैं जो हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगे। -2 पाई -3 पाई, x इज इक्वल टू पाई पर, इसमें x को पाई रखने पर 2 पाई रखने पर साइन की वैल्यू 0 बनेगी। अगर मैं पाई रखूँगा तो यहाँ पे y की वैल्यू पाई मिलेगी, 0 पे देखिए 0 मिलेगी, 2 पाई रखने पर 2 पाई मिलेगा इस तरह से, 3 पाई पे हमें 3 पाई ही मिलेगा। इसी तरह से माइनस पाई रखने पर माइनस पाई मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमें मिलेंगे इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर, क्लियर। अब ये जो पॉइंट्स है हमारा पाई कोमा पाई 2 पाई कोमा 2 पाई 3 पाई कोमा 3 पाई, इस तरह से ये पॉइंट इस y इज इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर है और ये इस फंक्शन के ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो होगा इन पॉइंट्स में से पास करेगा। 0 से पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो x प्लस साइन एक्स का मतलब x में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, इस पॉइंट से शुरू होगा, यहाँ तक वापस आना है और x में कुछ ऐड होगा, यानी इसमें y इक्वल टू एक्स है, इसमें कुछ ऐड होने का मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा और फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स जो होता है, आप साइन एक्स का ग्राफ बना के देख सकते हो, इस तरह से होता है साइन एक्स। 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, पाई से 2 पाई में साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी जब हम एक्स पाई से 2 पाई ले जा रहे हैं। तो इस पॉइंट से शुरू करना है, यहीं पर पहुंचना है, मगर ये वैल्यू नेगेटिव है और x में कुछ नेगेटिव ऐड होने का मतलब ये वैल्यू x से कम हो जाएगी। कम होने का मतलब ग्राफ इस लाइन से नीचे चला जाएगा।
इसी तरह से फिर 2 पाई से 3 पाई में ऐसे ऊपर आएगा और ये इसी तरह से बेल की तरह ऊपर इसके लिपटा होगा ग्राफ। ये जो है पिंक कलर में ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ है, ये है हमारा एफ एक्स का यानी कि एक्स प्लस साइन एक्स का। हम इसका इन्वर्स तो ढूंढ नहीं पा रहे मगर हम उसका ग्राफ ज़रूर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे की इमेजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट देखिए इसकी मैं इमेज ले रहा हूँ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है मुझे। ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये ग्राफ है हमारा x माइनस साइन इनवर्स, सॉरी ये हमारा f इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है, y इज इक्वल टू f इनवर्स x। अब ये ग्राफ तो मिल गया मगर हम इसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ मगर एक चीज़ और बताऊँ, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में शायद ये ज़रूर आएगा यार कि यार ये ऊपर था जितना उतना ये नीचे चला गया, मतलब साइन एक्स इसमें ऐड हो रहा है तो ये यहाँ पे उतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्यों ना इसको हम एक्स माइनस साइन एक्स लिख दें। ये जो इन्वर्स था ये दिमाग में आएगा कि यार ये ऊपर वाला तो x प्लस साइन एक्स है, तो जितना ये ऊपर है उतना यहाँ नीचे है, जितना यहाँ नीचे है उतना ये ऊपर है, तो इसका मतलब ये x माइनस साइन एक्स होना चाहिए। ये दिमाग में आता है कई बार। मगर आपको बता दूं कि ये x माइनस साइन एक्स नहीं है। ये कैसे पता चलेगा नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं कि x माइनस साइन एक्स नहीं है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये x माइनस साइन एक्स नहीं है, क्यों नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर हमने फंक्शन एफ एक्स लिया था x प्लस साइन एक्स, क्लियर, और मैं जी एक्स लिख रहा हूँ x माइनस साइन एक्स, जिसके बारे में हमें डाउट है कि ये इसका इन्वर्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये हमें लग रहा था कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही ये नीचे, जितना ये नीचे उतना ऊपर है, तो ये वाला पिंक वाला अगर x प्लस साइन एक्स है तो ये ग्रीन वाला x माइनस साइन एक्स होना चाहिए, ये एफ इनवर्स होना चाहिए। तो इस डाउट को क्लियर कर रहे हैं कि साइन इनवर्स नहीं है। कैसे डाउट क्लियर कर रहे हैं देखिए, अगर एफ एक्स है x प्लस साइन एक्स और जी एक्स मैंने लिख लिया x माइनस साइन एक्स, अगर ये जी एक्स इसका इन्वर्स होगा तो पक्का एफ ऑफ जी एक्स सॉल्व करके क्या आना चाहिए x। अगर ये इन्वर्स होगा तो जी ऑफ एफ एक्स ढूंढ लो चाहे एफ ऑफ जी एक्स ढूंढ लो, इसको सॉल्व करके x आना चाहिए। अगर ये x आएगा तो इसका मतलब जी एक्स इसका इन्वर्स होगा, बट चेक करके देखो ये ना तो ये x के इक्वल आ रहा है ना ही ये। कैसे, एफ ऑफ जी एक्स ढूंढने का मतलब क्या होगा, एफ एक्स में जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर रख दीजिए जी एक्स, तो ये मिला जी एक्स प्लस साइन ऑफ जी एक्स, क्लियर। अब इसमें जी एक्स की वैल्यू रख दो तो x माइनस साइन एक्स प्लस साइन ऑफ x माइनस साइन एक्स। आप चाहो तो इसको खोल सकते हो साइन ए माइनस बी से, मगर कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए x माइनस साइन एक्स तो एज इट इज, इसको अगर साइन ए माइनस बी से खोल दो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए यानी कॉस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ये मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाई करना और जितना चाहे कर लो, ये x के इक्वल नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप इसे भी अपने आप चेक करके देख सकते हो, ये भी x नहीं आ रहा। अगर ये इसका इन्वर्स होता तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स करके x आना चाहिए था। तो इस केस में हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो एफ इनवर्स x है वो ये जी एक्स नहीं है भाई, क्लियर। तो इस गलती में ये नहीं रहना है कि ये जो हमारा ग्राफ था ग्रीन वाला जो हमने इसकी इमेज ली थी ये x माइनस साइन एक्स होगा। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ ही बना पा रहे हैं, इसकी इक्वेशन नहीं ढूंढ पा रहे। मगर ग्राफ फिर क्यों बनाया, इसकी क्या ज़रूरत है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल मेंस में या एडवांस में आ जाते हैं जिसमें सिर्फ ग्राफ ही हमारी हेल्प कर देता है खासकर एरिया में, जैसे इसके यूज़ में आपको बता रहा हूँ कैसे करें। हमें ये एरिया जब पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा कि ये मान लो एफ एक्स दे दिया जाए और कह दिया जाए एफ एक्स ने और एफ इनवर्स एक्स ने जो 0 से 2 पाई में एरिया बाउंड किया है वो ढूंढ लो। यानी यहाँ से ये जो सारा एरिया ये हमें ढूंढने के लिए कह देगा एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के बीच में। मगर हमारे पास इसकी इक्वेशन नहीं होगी तो हम इस एरिया को ढूंढने के लिए
देखिए अगर कोई ग्राफ एफ एक्स ऐसे ऊपर है और जी एक्स नीचे है, इंटीग्रेशन में आपने अभी नहीं पढ़ा ये, मगर इंटीग्रेशन में जब पढ़ोगे तो ये बात आएगी वहाँ पे, जब एफ एक्स और जी एक्स, यहाँ पर एफ एक्स ऊपर है जी एक्स नीचे है, हमें यहाँ ए से लेके बी तक इसका जो एरिया है ये फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें एफ एक्स माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्लियर, ए टू बी, तो हमें ये एरिया मिलता है। मगर हमारे पास जब ये नीचे वाला फंक्शन ही नहीं है तो हम एरिया ढूंढने के लिए इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। मगर सिमेट्री की वजह से ये ज़रूर देख सकते हैं, ये जो ऊपर का एरिया होगा इतना सा, ये जो मैंने डार्क किया है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन ने और इस लाइन ने बाउंड किया हुआ है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करके अगर मैं 4 गुना कर दूं, क्योंकि जितना ये है उतना ये होगा और ये जितना है एग्जैक्टली उतना ही ये होना चाहिए, तो ये वाला एरिया ढूंढ के हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब ये वाला एरिया ढूंढना है तो इसमें ऊपर ये वाला कर्व है और नीचे कौन है, y इक्वल टू एक्स। तो ये वाला एरिया जो शेड किया है इसको ढूंढने के लिए मैं इसमें x की वैल्यू 0 से यहाँ पाई तक इंटीग्रेट करूँ। किसका इंटीग्रेट करूँ, x प्लस साइन एक्स जो ऊपर है ये वाला, और जो नीचे है उसको माइनस में लिखना होता है, तो माइनस में कौन है, ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो इसमें y की वैल्यू x, तो यहाँ से हमें ये x कैंसिल करके सिर्फ साइन x मिलेगा और साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस x होता है और लिमिट अप्लाई करके 0 टू पाई, ये आंसर हमें मिल जाएगा 8, क्लियर। तो ये जो एरिया है 0 से 2 पाई तक का ये जो शेड किया हुआ है ये हमें 8 मिल जाएगा। और देखिए इसके लिए हमें एफ इनवर्स एक्स भी ढूंढना नहीं पड़ा, हमें सिर्फ उसकी ग्राफ से सिमेट्री से ही फायदा हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल में कई बार हम इस तरह से ग्राफ का भी हेल्प ले लिया करेंगे, ठीक है। इन्वर्स हमें तो नहीं मिलेगा मगर उसके जो ग्राफ है उसकी हेल्प से हम इस तरह से काम कर सकते हैं।